म्यूजिकल एफ बाई आर हम लिख सकते हैं। अब म्यूजिकल एफ बाई आर लिख सकते हैं। ये लाइन एफ इज इक्वल टू म्यू आर, यहां तक समझ में आया। म्यू है घर्षण गुणांक, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक, या इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक समझ में आया। जी सर, जी और सर। म्यू को हम लिखते हैं एफ बाई आर, यहां तक समझ में आया। म्यू को हम एफ बाई आर लिख सकते हैं, या तो एफ बाई एन लिख सकते हैं। और म्यू इज इक्वल टू क्या किए, एफ बाई आर किए। कितना समझ में आया भाई भूषण? जी सर, आ गया। हेलो, कितना समझ में आया म्यूजिकल टू एफ बाई आर? सर आर का मतलब क्या होता है इसमें? आर 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 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये जो होता है ना, ये जो है आपका ब्लॉक, और यहाँ जो परपेंडिकुलर लगता है और ऊपर के लगता है, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से अगर एफ फोर्स लगाते हैं तो इधर फ्रिक्शन कम करता है और यह नॉर्मल रिएक्शन कम करता है, वही है आर। इसको हम आर भी लिख सकते हैं या तो एन भी लिख सकते हैं, यानी आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब जो है, यस सर नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है। वेरी गुड, इसको हम बाद में बताते हैं क्यों। वो तो फोर्स है ही। अब चार तरह का फोर्स लगाया था, एक तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग एक तरफ अप्लाइड करते थे अप्लाइड फोर्स, और एक तरफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी चार तरफ फोर्स लगता है। एक हॉरिजॉन्टल पर किसी ब्लॉक पर रहेगा तो वो चार तरह का फोर्स लगेगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक क्या है, फोर्स है। ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे कहेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल का रेशियो को ही हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसी को कहा जाता है। किसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। हाँ, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन हम उसी दिन बोले थे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कठोर होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा कठोर कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, अब देखिए ये भी एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है। हाँ सर, बोले थे ना, धन्यवाद। नॉर्मल रिएक्शन जो है एक फोर्स है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा क्या होगा, वो एक यूनिटलेस होगा। वो यूनिटलेस क्यों होगा बता सकते हैं? हाँ सर, यूनिट लेस क्योंकि इसलिए है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। वेरी गुड। म्यू क्या हो गया, म्यू एक यूनिटलेस है। जब यूनिटलेस म्यू है तो उसका डायमेंशन भी तो क्या होगा, उसका भी तो डायमेंशनलेस भी तो होगा ना। ये लाइन समझ में आया? तब म्यू क्या रहा, म्यू यूनिटलेस रहा, म्यू डायमेंशनलेस रहा, लेस रहा, तब म्यू क्या रहा, म्यू रहा इट इज जस्ट अपॉन ए नंबर। म्यू क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा। क्वेश्चन में वही रहेगा, म्यू इज इक्वल टू, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा म्यू इज इक्वल टू 0.2, म्यू इज इक्वल टू 0.4, इस तरह का दिया रहेगा, लेकिन इसका कोई इकाई नहीं दिया रहेगा। ओके सर इकाई यानी हमको समझ में नहीं कोफिशिएंट आता ऑफ फ्रिक्शन, सर आप वहाँ पे यूनिट इट इज जस्ट अपॉन ए नंबर। म्यू एक नंबर है, ना कोई इसका ना कोई यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस, सिर्फ उसको सिर्फ नंबर से ही गिना जाता है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन किस किस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा किसका, मटेरियल पर। जैसा कि एक सरफेस है, वुडन सरफेस है, वुडन सरफेस पर गिलास, अगर ब्लॉक कोई गिलास रहेगा उसका
कोफिशिएंट अलग होगा। अगर मान लीजिए वुडन सरफेस पर आयरन का बॉडी रहेगा, उसका भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अलग हो गया। यानी डिपेंड्स अपॉन क्या है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन ऑन ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इट इज डिपेंड अपॉन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, डिपेंड करेगा किसमें, स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर डिपेंड करेगा। और इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। हाँ, उसका तो फिक्शन अलग होगा, वेट पर भी डिपेंड कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। लेकिन आपको 3 फिक्शन का डिपेंड हम यहाँ दिखाए हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 क्विंटल का होगा तो उसका भी फिक्शन रफ सरफेस रहेगा, तो उसका कोफिशिएंट भी अलग होगा। अच्छा, और ये भी लिख सकते हैं डिपेंड तो अपॉन वेट आएगा किसमें, मटेरियल पर ही ना आएगा वेट। ये ब्लॉक जो है लकड़ी का है, इसका 1 क्विंटल है, उसका भी डिपेंड करेगा। ये ब्लॉक लोहा का है, और इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज याद रखना, म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर, और एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये चीज हर जगह इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। हम अभी तुरंत बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ए फिजिकल टू म्यू आर। अब हम बताएंगे वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन पर वर्क डन जो होता है कैसे होता है, ये चीज हम बताएंगे अभी। ये इंक्लाइंड प्लेन पर है और ये रफ सरफेस है, इसमें हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, आपका सिलेबस पर वही है। वर्क डन कैसे निकालते हैं इंक्लाइंड सरफेस पर, इंक्लाइंड प्लेन पर वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस रफ सरफेस है, इस पर हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये चीज हमको निकालना है अभी। ये N क्या है बताइएगा, हाँ या ना। N क्या है, ये एक ब्लॉक है क्या निकालना है, वर्क डन। हाँ, इंक्लाइंड सरफेस रफ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में कितना वर्क कर रहा है उस चीज को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे वर्क डन, ये देखिए। अब ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन रफ है, और जब भी रफ का आवाज आएगा तब उसके साथ क्या रहेगा, रफ का जब भी आवाज आएगा उसके साथ म्यू प्रेजेंट रहेगा। ये हमेशा ध्यान दीजिए। तो यहाँ म्यू प्रेजेंट है, कहाँ म्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर इस जगह पर म्यू प्रेजेंट है। सर आप दिख रहा है ना, रेड पेन का इंक लीजिए ना, इसमें मतलब इसका एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स ये, और इस बॉडी के ऊपर जो है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। और इधर से हम किस तरफ, दो कंडीशन आएगा। केस 1 में हम पढ़ रहे हैं, केस 1 में किस कंडीशन पर है, आप साइड पर जब जाएगा, आप साइड पर जब फोर्स अप्लाइड करेंगे उस टाइम किस तरह का वर्क करेगा, ये चीज हम देख रहे हैं। फिर डाउन साइड पर जब आएंगे उस पर किस तरह का वर्क करेगा उसको हम देखेंगे। अब हम जा रहे हैं किस तरफ, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस पर अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स, तो उस पर जो बने वर्क, वो वर्क डन किस तरह का होगा वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ इस तरह जो अप्लाइड फोर्स लगाए हैं, इसके पीछे भी तो एक फोर्स होगा, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन एक के लिख सकते हैं क्योंकि ये मूव कर रहा है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लिखे। हाँ, और यहाँ जो थीटा है, यस सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो मतलब ऊपर से, मतलब हम फोर्स अप्लाई किधर से कर रहे हैं सर, फोर्स अप्लाइड ऊपर तरफ किए हैं, ऊपर तरफ फोर्स अप्लाइड किए, ये अप्लाइड फोर्स है। सर अगर ऊपर तरफ से फोर्स खींच रहे हैं तो ऑपोजिट ना फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यस सर, फ्रिक्शन फोर्स का मेन प्रॉपर्टी ना है कि वो ऑपोजिट लगता है। अगर इधर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे तरफ लगेगा, हाँ या ना। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और ये थीटा का जो कंपोनेंट है इसको हम इंक्लाइंड आगे तरफ खींच दिए, और ये दो बीच में जो थीटा बना इसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ये थीटा के और ये थीटा थोड़ा कम होता है, और इस थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इस थीटा का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा,
इस थीटा का दो कंपोनेंट होगा। क्या बोले और सर? इस एंगल थीटा ऑफ के सर एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? मतलब मतलब सर? विश्राम कोण होता है, विश्राम कोण। क्या वो हिंदी रिपोज हमको होता समझ है में इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, रिपोज मतलब विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके इंक्लाइन पर जो बीच के बना हुआ कोण, इस बना हुआ कोण को ही हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। सर और आप इस कौन थीटा का बोल दो रहे कंपोनेंट कौन होता है। कौन सब हमको सर ये सब मतलब तो पूरा हिंदी हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि हम छोटे से इंग्लिश मीडियम में नहीं नहीं, पढ़े हैं। हिंदी हम कहाँ बोले? नहीं नहीं बाबू, हम हिंदी कहाँ बोले, हम एंगल ऑफ रिपोज बोले। हाँ सर वो एंगल ऑफ रिपोज हमको समझ में आ रहा है, वो मतलब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है हाँ फर्स्ट तो टाइम एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ रहा। उस उस कहाँ के बीच के कौन है एंगल ऑफ रिपोज? ग्रेविटेशनल फोर्स और जो थीटा का जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन के जो टेजर बनाए हैं, लंबा जो इधर आए हैं ट्रेस करके, इसके बीच के बना हुआ कोण को ही एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और थीटा का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एम जी के साथ थीटा का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एम जी कॉस थीटा और एक होता है एम जी जो 90 डिग्री पर होगा। ये जो 90 डिग्री पर होगा वो एम जी क्या होगा, साइन थीटा होगा। दोनों तो तो हम यहाँ 90 डिग्री में ही है, तो कौन तो साइन यहाँ पर थीटा कितना कौन फोर्स लगा तो है, एक फोर्स सर कॉस थीटा, ये ऊपर वाला ये है साइन थीटा, जो 90 डिग्री पर लगेगा वो है साइन थीटा, और थीटा के ऊपर लगेगा दो कंपोनेंट वो है कॉस थीटा। सर 90 डिग्री में ही तो दोनों थीटा मतलब सर ये समझ में हमको नहीं, ये नहीं आ थीटा रहा कौन सर दो फिर से कंपोनेंट है थीटा के, बताइए। दो कंपोनेंट फिर से बता रहे हैं। थीटा के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा और 90 डिग्री पर जो होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। ये याद रखना है, थीटा का दो कंपोनेंट होता है, थीटा के तरफ होगा एम जी कॉस थीटा और थीटा के 90 डिग्री पर जो लगेगा वो होगा एम जी साइन थीटा। अब यहाँ कितना फोर्स लगा है, एक तो हो गया अप्लाइड फोर्स, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन के साथ किसका बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन से तो कौन कौन बराबर होगा ओम प्रकाश? नॉर्मल रिएक्शन जो है किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। और अप्लाइड फोर्स किसके कैसे बराबर सर? होगा, देखिए सर कैसे होगा? ये जो बॉडी रेस्ट में है, जब इस बॉडी को संतुलन रखने के लिए इसके जो साथ ये है और ये देखिए परपेंडिकुलर है एकदम, ये दोनों बराबर में आएगा। और इधर इसके साथ ये जो होगा जब रेस्ट में बॉडी होगा तो ये और ये बराबर होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ एम जी कॉस थीटा होगा और अप्लाइड फोर्स के साथ एम जी साइन थीटा, ये क्या Sin होगा, theta। बराबर होगा। हाँ, और एम जी साइन थीटा के साथ जो और एक फोर्स लगा है वो भी उसके साथ दोनों मतलब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स दोनों एक साथ किसके बराबर होगा, इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, यानी एम जी साइन थीटा प्लस सर फ्रिक्शन फोर्स। सर हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर और एकदम फिर सही बात, अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर। एम जी साइन थीटा प्लस और एक फोर्स लगा है उधर देखिए, वो हमको समझ में नहीं आया, वो हमको बता दीजिए। और एक को फोर्स लगा है कौन सा इस फोर्स बॉडी लगा पे सर? इस जो बॉडी को जब संतुलन में रखते हैं तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये फोर्स एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा और अप्लाइड फोर्स जो होगा एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो एफ इजिकल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है। एफ के क्या है, एफ की जो है वो है फ्रिक्शन है। एफ इजिकल टू एम जी साइन थीटा, एफ के को हम म्यू के लिख सकते हैं, म्यू के एन, एफ के को हम
के एन लिख सकते हैं। सर म्यू तो मेरा लिमिटिंग फ्रैक्शन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ तो हम फ्रिक्शन में बताए थे, फ्रिक्शन में बताए थे एफ इज इक्वल टू म्यू आर यानी म्यू, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो वहां लिख सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू म्यू एन लिख सकते हैं ना। इसका जो वैल्यू है ये जो है दोनों बराबर ना है, तो एफ के जगह हम म्यू के लिख सकते हैं, एफ की जगह एन सर। एफ के जगह यू के एन। एफ, हाँ म्यू के एन लिख सकते हैं। ये है लॉ ऑफ फ्रिक्शन में एफ इज इक्वल टू, हम बार बार बोले हैं एफ इज इक्वल टू म्यू एन, याद रखिएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू आर नॉर्मल रिएक्शन। ओके सर। हम नॉन म्यू बार बार बोल रहे हैं कि म्यू आर भी हम कह सकते हैं या तो म्यू एन भी कर सकते हैं। यहाँ हम एन लेके बनाए हैं, बात बराबर है, आर की जगह एन, दोनों में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर मान लीजिए आर ओ लिखा रहता तो पर भी कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ म्यू के एन लिख सकते हैं, तो एम जी साइन थीटा और प्लस म्यू के एन के जगह हम अब एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। ओम प्रकाश आवाज दीजिए, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इस लाइन में, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। अब हम एम जी को कॉमन ले लिए, एम जी को कॉमन लिया है ना, तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये लाइन में कहीं प्रॉब्लम, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है, एम जी को कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा हो गया। ये एम जी दोनों में था तो दोनों टर्म को एक बाहर कर दिए तो एम जी कॉमन आ गया ना। तो ये पूरा वैल्यू किसका है, अप्लाइड फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का ये हो गया पूरा टर्म, ए फिजिकल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना, तो यहाँ हम वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन हम इस तरह का निकल, यहाँ तक कोई दिक्कत, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, यहाँ के लिख दीजिए, के हम क्यों के लिए है, काइनेटिक फ्रिक्शन है इसीलिए कॉस थीटा। हाँ ज्यादा जगह तीन को होता है एक नंबर, एक तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो कठोर होता है या तो डटे हुए रहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है थोड़ा सा हिला हुआ रहता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, मूव होता है। यहाँ मूविंग आप लिखा है इसीलिए यहाँ हम क्या लिए हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लिए हैं। इतना तक कोई दिक्कत, ये उसी, हाँ इसमें म्यू एल लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे म्यू एल लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे म्यू एस लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे म्यू के लिखेंगे। तीनों चीज एक ही है लेकिन ये दर्शाता है क्या कि ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। इस मैथ में, इस न्यूमेरिकल में और एक चीज बताएगा, वर्क डन भी बता सकता है या तो एक्सेलरेशन भी बता सकता है। क्या बता सकता है, वर्क डन या तो एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बता सकते हैं, हम एक को, ऋषभ जी देखिए, एक को हम एम ए लिख सकते हैं, एक को हम एम ए लिख सकते हैं क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना, जी सर। लिख सकते। हाँ, और इधर जो है क्या है देखिए, तो इधर एम जी है, एम जी है, एम जी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा है, इसी Yes, लाइन sir. को हम यहाँ लिख दिए, सिर्फ फोर्स के जगह मास इनटू एक्सेलरेशन किए क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये मास
और इधर का ये मास कट सकता है, तो यहाँ a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू साइन, यहाँ आ गया जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ एक्सेलरेशन हमारा निकल गया, क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। तो वर्क डन भी हम निकाल दिए अपवर्ड के लिए, और वर्क एक्सेलरेशन भी निकाल दिए अपवर्ड के लिए। यहाँ कुछ प्रॉब्लम? यस सर। या तो वर्क डन हमारा निकल चुका है अपवर्ड डायरेक्शन पर, एक्सेलरेशन निकल चुका है अपवर्ड डायरेक्शन पर, ठीक है, यस सर। हो गया। Yes. अब हम डाउनवर्ड पर जाएंगे। वर्क डन बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्लाइंड रफ सरफेस पर डाउनवर्ड पर जो वर्क डन होता है वो कैसे होता है, बोले हम आपको ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला के हिसाब से ही कुछ न्यूमेरिकल आपको भेज देंगे। हाँ सर, ग्रुप में भेज ठीक दीजिए। है, हाँ सर। मेरा तो ग्रुप बंद कर दिए हैं, बोले अभी पता नहीं सर, तब बनाना पड़ेगा फिर से। हमने वो ग्रुप से कभी हट गए, लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए सब। हम न्यूमेरिकल भेज देंगे डाउनवर्ड अपवर्ड के फॉर्मूला के हिसाब से, और न्यूमेरिकल भेजेंगे एक्सेलरेशन के हिसाब से, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल या तो 4 न्यूमेरिकल भेजेंगे, उसमें देखिएगा आप लोग यूज कोशिश कीजिएगा कहीं भी एकदम दिक्कत नहीं होगा। ये अपवर्ड पर हो गया और डाउनवर्ड रह गया, ओके ओके सर। ठीक है। तब आज वहीं तक।